हेलो एवरीवन, गेट 2024 का रिजल्ट आ गया है। इन अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर इंटरव्यू हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म किए हैं। दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, अपने जर्नी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं सो दैट द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन अ प्रिपरेशन या जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको एक बहुत सपोर्ट मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन दोज हु हैव क्वालिफाइड और दोज हु हैव सेक्यूर्ड वेरी नाइस रैंक। और जिनसे जिनसे थोड़े बहुत अगर रैंक या तो कम आ गए हों या थोड़े बहुत के लिए पीछे रह गए हों, उनको भी चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर से एक पूरी ताकत लगा मेहनत करने के लिए खड़े होना चाहिए। So we welcome Harsh Kumar Gupta who has secured 16th rank in All India in GATE. So जानते हैं उनसे what was his experience. So congratulations Harsh. थैंक यू सर। So हर्ष ये बताओ सबसे पहले कि कहाँ से हो और कहाँ से बीटेक किया है तुमने और कैसे ये प्रिपरेशन के लिए तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन था? क्या सोच के तुमने ये तैयारी स्टार्ट की? आई बिलोंग टू करौली राजस्थान। आई डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र इन 2022। ओके, ओके, आई स्टार्टेड आफ्टर कॉलेज preparing for GATE, and last year I secured 444 rank in GATE, and in SSC JEE I also secured AIA 30, ओके, and I am currently working as Haryana SDO. ओके। सो एक लगातार आपने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले, है कि नहीं? यस सर। गेट भी निकाला आपने, एसएससी जेईई भी निकाला आपने, फिर हरियाणा के पीएसयू में जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ भी निकाला शायद आपने, राइट? यस सर। तो ये जो प्रिपरेशन के लिए जो आपने स्टार्ट किया, कौन से ईयर से कॉलेज में रहते हुए स्टार्ट किया और क्या सोचा आपने? क्यों मतलब कुछ होता है ना कि सीनियर को देखा, क्या किसी को देख के लगा कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, इन एग्ज़ाम्स को देना चाहिए? सर ये लास्ट फाइनल ईयर में आई स्टार्टेड इन फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज। आई सी लॉट्स ऑफ टॉपर वीडियो ऑफ GATE। अच्छा। आई इंस्पायर फ्रॉम देम। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ये सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो हम इंटरव्यू करते हैं टॉपर्स वगैरह क्या ये भी एक इंस्पिरेशन बनता है बच्चों के लिए, राइट? यस सर, यस। ओके। सो प्रिपरेशन करने में सबसे बड़ा हर्डल क्या लगा था? स्टार्ट जब किए थे तो? शुरुआत में लगा सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, बाकी धीरे-धीरे जब करते गए तो समझ में आने लगी, चीज़ें समझ में आने लग गई, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेटर हो गए। कॉलेज में इतना कॉन्सेप्ट सही नहीं था, फिर ओके। उसके बाद थोड़ा प्रीवियस ईयर देखे तो लगा कर सकते हैं हम भी थोड़ा, बाकी टेस्ट सीरीज अच्छा, वगैरह से। मतलब एक पहला ये कॉन्फिडेंस जो गेन हुआ कि कर सकते हैं हम भी, ये करीब कितने कितने परसेंट सिलेबस कवर करने के बाद मतलब जर्नी मान लो स्टार्ट किया, तो कुछ एक जर्नी कंप्लीट हुआ। ये बता सकते हो कि क्या कंप्लीट करने के बाद लगा कि हाँ, कर सकते हैं? कितना कंप्लीट करने के हाँ, बाद? 30-40% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगा कि थोड़ा ईज़ी है, कर सकते हैं, थोड़ा ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। सो जब ये लगा कि कर सकते हैं, तो तुमने फिर प सिलेबस को पूरा कवर किया या फिर कुछ पार्ट छोड़ के कुछ-कुछ ऐसे ही कवर किया? व्हाट वाज़ योर स्ट्रैटेजी? पूरा प्लान स्ट्रैटेजी बता सकते हो? इन जब मैंने फाइनल ईयर में गेट लिखा तब तो मेन-मेन टॉपिक जो होते हैं जैसे सॉइल हो गया अपना, सॉइल, हाईवे, सर्वे, एनवायरनमेंट जो मेन सब्जेक्ट है मैथ, एफटी उन पे ज़्यादा फोकस किया। ओके, उसके बाद लास्ट इस साल थोड़ा जो टॉपिक जो कम आते हैं उन पे भी फोकस किया इस साल थोड़ा। ओके। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि देखो यही सामने हर्ष बता रहा है कि लास्ट टाइम ही सिक्योर्ड सम 260 70 रैंक राइट समथिंग लाइक दैट और इस बार 16 रैंक। दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेबस में जो टॉपिक पिछली बार हर्ष ने थोड़ा सा कम देखा था या छोड़ दिया था, भले वो छोटे टॉपिक्स थे उनको भी इस बार कवर किया गया, राइट? यस सर। और उसने हेल्प किया। यस सर, डेफिनिटली। अच्छा, सो सिलेबस जब कवर कर लिए थे, तो एक ऐसा नहीं लगा कि यार इतना वॉल्यूम है, याद कैसे होगा? कैसे याद रखते थे इन सबको? सर रिवाइज कंटिन्यूअस रिवाइज करता था टाइम-टाइम पे जैसे जैसे वीकली रिवाइज करता था कुछ सब्जेक्ट को। जैसे बीएमसी हो गया, आरसीसी हो गया, ये सब्जेक्ट भूल जाते हैं अपन बार-बार, प्रोविज़न होते हैं इनमें थोड़े, तो उनको रिवाइज यस, करते रहें टाइम पे। एनवायरनमेंट हो गया जिनमें थ्योरी ज़्यादा है, उनको रिवाइज करते रहें। जिनमें कॉन्सेप्ट है जैसे ओके, सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उनमें काफ़ी रिवाइज़ की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज कम हुँ, उनमें कम करो तो भी चल जाता है। यस।
यानी रिवीजन का एक सबको प्लान बनाना चाहिए। इनफैक्ट यस सर, हम क्लास में भी बताते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का रिवीजन का अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। किसी न्यूमेरिकल चैप्टर्स में अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप सेलेक्ट करके रखें, थ्रू दैट न्यूमेरिकल यू कैन रिवाइज़। थ्योरेटिकल पोर्शन यस में आप कमजोर हैं, तो थ्योरी को ज़्यादा ध्यान देके रिवाइज़ करें। रिवीजन के लिए हर किसी को अपना एक प्लान बनाना चाहिए बेसिकली। सो रिवाइज़ तो ठीक है, अलोंग विथ दैट रिवीजन, हाउ टेस्ट सीरीज हैज़ हेल्प्ड यू? सर जब लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं तो टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप शुरुआत में पार्ट वाइज़ टेस्ट दे सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो रही है, जैसे-जैसे सब्जेक्ट होती जाती है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट किया तो उसके बाद पार्ट वाइज़ टेस्ट दे लो सब्जेक्ट का उसका। उसके बाद जब लास्ट के 2-3 महीने बचे हों एग्ज़ाम में, तो फुल लेंथ स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो। अगर आपका 50-60% सिलेबस कवर हो चुका है तो आप फुल लेंथ स्टार्ट कर सकते हो। फुल लेंथ में धीरे-धीरे मार्क्स इम्प्रूव होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा उससे। बाकी ओके। अच्छा, एक और बात मुझे रह गई थी रिवीजन से। मैं मैक्सिमम बच्चों के साथ एक दिक्कत है जो खास तौर से नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं। रिवीजन करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ऐसा तुम्हें भी शायद कहीं न कहीं तो ऐसा लगता ही होगा। कैसे यस सर। मनाते थे अपने आप को? सर वो टेस्ट सीरीज़ से ही होता है वो, टेस्ट सीरीज़ देते रहो आप रिवीजन करके टेस्ट सीरीज़ दोगे ना मार्क्स आएँगे तो अपने आप ही मोटिवेट होगे कि और करते हैं और अच्छे नंबर आएँगे और थोड़ा और ट्राई करते हैं। एक बार और रिवाइज़ करते हैं और तो खराब नंबर आए तो डिमोटिवेट भी तो हो सकते हैं फिर? नहीं सर डिमोटिवेट तो होने का कोई वो ही नहीं है चांस ही। अगर खराब नंबर आओगे तो आप सोचोगे कि अगली बार इम्प्रूव करूँगा थोड़ा मैं और अच्छा बेटर कर सकता हूँ मैं। तो ओके। वही रिवीजन के लिए वही सही है टेस्ट सीरीज़। बिल्कुल। इनफैक्ट रिवीजन के बहुत सारे तरीके हैं। आप शॉ कोई कुछ लोग लॉन्ग शॉर्ट नोट्स नोट्स में में करते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उससे कर लेते हैं। फिर जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं, उसमें जो गलतियाँ होती हैं, वापस इसको आप देखते हैं, दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ रिवीजन। इनफैक्ट टेस्ट लिखने में अगर आप सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट लिख रहे हैं, तो टेस्ट लिखने से पहले आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के जाते हैं, दैट इज़ आल्सो रिवीजन। तो ये पूरा एक प्रिपरेशन की जर्नी है। इसमें रिवीजन हर बार हो ही जाता है, राइट? So once you are यस सर, determined, your revision will be done. Okay. यस सर। So हर्ष, एक बात ये बताओ कि ये 16th रैंक जब आई तुम्हारी तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? सर प्रेडिक्टर में दिखा रहा था कि रैंक आ सकती है 50 के अंदर आ सकती है रैंक प्रेडिक्टर में दिखा रहा था। अच्छा। तो लगा आ सकती है, नंबर भी ठीक थे। लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 16 आ जाएगा। ओके। वो थोड़ा था ही। अब इसका मतलब पहले जो ऐसा होता था ना कि अचानक से रिजल्ट आ गया, बच्चे एकदम एकदम से कुछ एक होता है ना सडन कुछ एक यस खुशी सर, मिल जाना। इस बार ये रैंक प्रेडिक्टर जो है ये पहले दे देता है थोड़ा-सा खुशी, राइट? यस सर, यस। दैट इज़ गुड। तो इससे तुमने पहले भी प्लान करके रखा होगा कि कुछ तो मतलब टॉप 50 में शायद रहूँगा मैं, है ना? हाँ, हाँ, यस सर, यस, डेफिनिटली। गुड। सो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है तुम्हारा करियर का? अभी तो सर ईएसई की प्रिपरेशन कर ईएसी ईएस प्रिपरेशन, राइट? यस। ओके। तो ईएस के प्रिपरेशन में क्या लगता है कि क्या चेंजेस तुम्हें करने पड़ सकते हैं या क्या एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है गेट के रिस्पेक्ट में? थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा सर थोड़ा। थ्योरी वगैरह पे फ़ोकस करना पड़ेगा। थोड़ा जो सब्जेक्ट गेट में कम मार्क्स के होते हैं, वो ईएसई में ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। जैसे ओके, बीएमसी हो गया, वो गेट में कम मार्क्स का आता है लेकिन ईएसई में ज़्यादा मार्क्स का आता है। स्टिल हो ओके। गया वो गेट में नहीं आता लेकिन स्टिल में वो उसमें आरसी ईएसई में अच्छा खासा नंबर का आता है। उन सब्जेक्ट पे बिल्कुल, ज़्यादा एक्चुअली फ़ोकस क्या है गेट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें मतलब ईएस को तो ईएस का जो कवरेज ऑफ सिलेबस है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा वास्ट है। एटलीस्ट सिलेबस कवर ह फुल पूरे तरीके से करना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यस सर, सो हर्ष, अब जब तुम्हारा रैंक आ गया तो दोस्तों वगैरह ने बधाई दी होगी। यस सर, यस। तो अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को कॉलेज में कुछ खास मैसेज, जो लोग खास तौर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट का या फिर ईएस का, क्योंकि तुमने एक जर्नी कंप्लीट की है एंड यू हैव अचीव्ड एंड सिक्योर्ड अ वेरी नाइस रैंक। कुछ यस। उनको भी गाइड, कुछ उनको सजेस्ट करना चाहोगे? बस यही बोलना चाहता हूँ कि तैयारी करते रहें, इस साल नहीं तो अगली साल होगा। इम्प्रूव करते रहें अपनी परफ़ॉर्मेंस को डे बाय डे। वन डे यू विल अचीव योर गोल। दैट इज़ वेरी नाइस। सो लास्ट टाइम ईएस का पेपर कंपैरेटिवली आसान था। इस समय थोड़ा-सा पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा-सा टफ है, ठीक? नाउ हर्ष, यू आर प्रिपेयरिंग और इस बार तुम्हारे मार्क्स जैसा तुम बता रहे हो ईएस में 200 प्लस आ रहे हैं। तो दैट इज़ यस सर, आल्सो नॉट बैड, क्योंकि इस बार हो सकता है 205 या 210 ही तुम्हारा कट ऑफ जाएगा। बट हाँ, अगर बिल्कुल नियर कट ऑफ में रहते हो तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि
थोड़ा-सा सिलेक्शन के चांसेस बड़ा स्लिम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यस सर, यस। तो इसके लिए बेस्ट बेस्ट क्या है कि तुमने अगर सिलेबस पूरा एक बार कवर कर रखा है, तुम्हारे लिए ही नहीं, सबके लिए बता रहा हूँ। इनफैक्ट जिन्होंने सिलेबस कवर कर रखा है, आगे अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कन्वेंशनल प्रोग्राम जो है ना ईएस का, उसमें क्या लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और वो लेंथी क्वेश्चंस बनाने से कनेक्टेड होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स। जब कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड होते हैं और जब हम पढ़ाते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि एक सवाल से बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकें, वो भी हम बताते हैं कि इसको अगर ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे, वैसे पूछेगा तो क्या करेंगे। एट द सेम टाइम जब 2-3 कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं और साथ में उसको बनाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रिटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। पेशेंस भी डेवलप होता है, सॉल्यूशन करने की आदत भी होती है। वो मतलब ऑल टुगेदर इट्स ट्रेमेंडस। मतलब हर स्टूडेंट को एक बार के लिए दोज़ हू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस वन्स मे बी सम टाइम, उनको एक बार कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर हर्ष। यस सर। सो हर्ष, नाइस टॉकिंग टू यू, वेरी नाइस। हम हमारी तरफ से फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे फ्यूचर के लिए और वी होप कि ईएस की भी जब प्रिपरेशन करो और एग्जाम दो, यू विल गेट अ वेरी नाइस रैंक ओवर देयर आल्सो। पूरे आइस मास्टर टीम की तरफ से तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। थैंक यू सर।